आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप सबके समक्ष जो है LT ग्रेड हिंदी विषय से जो भी छात्र या छात्रा तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित आज हम प्रैक्टिस सेट संख्या 2 लेके आए हैं। LT ग्रेड से संबंधित अभी तक हमने केवल एक प्रैक्टिस सेट कराया है, जिसका वीडियो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट LT ग्रेड से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, हमीरहट किस कवि की रचना है? चंद्रशेखर की रचना है या फिर राम सहाय दास की रचना है या फिर पजनेश की रचना है या फिर कृष्णदास की रचना है? बताइए आप लोग, हमीरहट जो है किस कवि की रचना है? तो यह जो है चंद्रशेखर की वीर काव्य रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यह गीत किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है या फिर डॉक्टर नारेंद्र शर्मा जी ने लिखा है या फिर जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है? तो यह गीत जो है किसने लिखा है? यह गीत जो है डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः जो है व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? पूर्णतः जो है व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है। नागार्जुन ने या फिर फणीश्वर नाथ रेणु ने या फिर श्रीलाल शुक्ल ने या फिर शिव प्रसाद सिंह ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल जी ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः जो है व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कविता कौमुदी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, कविता कौमुदी जो है किसकी रचना है? वियोगी हर की रचना है या फिर श्याम सुंदर दास की रचना है या फिर नरेश मेहता की रचना है या फिर राम नरेश त्रिपाठी की रचना है? तो कविता कौमुदी जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कविता कौमुदी में जो है राम नरेश त्रिपाठी जी ने 15,000 लोकगीतों को संग्रहित किया है। इसमें जो है सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, मेला गीत, विदाई गीत इत्यादि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गीत हुआ करते थे उन सभी का समावेश इस रचना में किया हुआ है कविता कौमुदी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कविता कौमुदी जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है, उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है आत्म अभिव्यंजना दुख और वेदना की विवृत्ति है या फिर राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद है या फिर नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद है या फिर लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव है? तो इसमें जो है छायावाद के संबंध में जो कथन सही है वह है आत्म अभिव्यंजना दुख और वेदना की विवृत्ति है। यह कथन जो है छायावाद के संबंध में सही है, बाकी तीनों कथन जो है छायावाद के संदर्भ में सही नहीं है। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद नहीं है, मानवतावाद है। इसमें समन्वयवाद होगा, इसमें लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, सौंदर्य का या फिर माधुर्य का या फिर यौवन का? तो इस पंक्ति में जो है वसंत किसका प्रतीक है? वह है यौवन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह काव्य पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की रचना कमायनी से लिया गया है, कमायनी के काम सर्ग से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है? बताइए आप लोग कौन सी इसमें से एक रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यंग्य परक रचना है?
तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृत या फिर जूही की कली। तो कुकुरमुत्ता जो है निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। यह रचना निराला जी ने 1942 ईस्वी में लिखा था। यह रचना जो है कुकुरमुत्ता लंबी कविता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? बताइए आप लोग, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? त्रिलोचन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, या फिर शिवमंगल सुमन ने, या फिर नागार्जुन ने? तो नागार्जुन ने भूमिजा नाम से सीता पर खंड काव्य रचना की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? बताइए आप लोग, पद्मावती समय के विषय में यह कथन जो है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर राहुल शंकरितायन जी का है, या फिर गणपत चंद्रगुप्त जी का है? तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? बताइए आप लोग, अष्टछाप का संबंध जो है इनमें से किस काव्य धारा से है? सूफी काव्य धारा से, या फिर राम काव्य धारा से, या फिर कृष्ण काव्य धारा से, या फिर रासो काव्य धारा से? तो अष्टछाप का संबंध जो है कृष्ण काव्य धारा से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? राधा वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, या फिर सखी संप्रदाय है, या फिर गौड़ी संप्रदाय है? यहाँ पर गौड़ी संप्रदाय होगा। तो स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित जो संप्रदाय है वह कौन सा संप्रदाय है? तो वह है सखी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदास जी ने इनका 2 ग्रंथ जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं, जो है वह है सिद्धांत के पद और दूसरा है केली माला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक कवि जो है अकबर के दरबार में रहते थे और उनके नवरत्नों में शामिल थे? रहीम, या फिर कुम्हन दास, या फिर रसखान, या फिर तुलसीदास? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रहीम दास जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इनका मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? बताइए आप लोग, जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? सोरठा दोहा है, या फिर चौपाई दोहा है, या फिर चौपाई सोरठा है, या फिर दोहा सोरठा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौपाई दोहा में लिखा गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? बताइए आप लोग, कौन सा एक निबंध संग्रह जो है धर्मवीर भारती का नहीं है? खरगोश के सींग, या फिर कहनी अनकहनी, या फिर पश्यंती, या फिर ठेले पर हिमालय? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक निबंध संग्रह जो है किनका धर्मवीर भारती का नहीं है? तो वह है खरगोश के सींग। इनका धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह नहीं है, बल्कि यह किसकी रचना है? यह जो है प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन? ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? बताइए आप लोग, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो लंका की एक रात निबंधकार जो है वह है कुबेरनाथ राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, या फिर 4 भाग? तो चिंतामणि त्रिपाठी
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कुल कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है अभी तक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? बताइए आप लोग, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? उत्पत्तिवाद सिद्धांत से है, या फिर भुक्तिवाद सिद्धांत से है, या फिर अनुमितिवाद सिद्धांत से है, या फिर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिव्यंजनावाद सिद्धांत से है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्र तुरंग न्याय का संबंध जो है किस सिद्धांत से है? तो वह है अनुमितिवाद सिद्धांत से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वह है श्री शंकुक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, बताए आप लोग रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? मम्मट है, वामन है, भामा है, दंडी है? तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो है वह है वामन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, बताइए आप लोग, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। जाक देरिदा माने जाते हैं, या फिर कार्ल मार्क्स माने जाते हैं, या फिर सुधीर पचौरी माने जाते हैं, या फिर F.R. लिविस माने जाते हैं? तो साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य जो है जाक देरिदा माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है, बताइए आप लोग, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, या फिर चरित्र चित्रण, या फिर दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, या फिर रसास्वादन? तो भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है, नाटक का उद्देश्य क्या है? तो वह है रसास्वादन, इसका उद्देश्य है भारतीय नाट्यशास्त्र की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी पर सामाजिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, या फिर अनुच्छेद 349, या फिर अनुच्छेद 351? तो हिंदी पर सामाजिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो वह है अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, या फिर कांगड़ी, या फिर राजस्थानी, या फिर गोंडवी? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेपाली 8वीं अनुसूची में यह जो है शामिल है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निम्न में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक बोली जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है? बघेली नहीं है, या फिर भोजपुरी नहीं है, या फिर अवधी नहीं है, या फिर छत्तीसगढ़ी नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि जो है यह जो है मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी की बोली है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? बताइए आप लोग, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 4 भेद, 8 भेद, या फिर 2 भेद, या फिर 6 भेद? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 2 भेद किए हैं। कौन कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र कहते हैं, या फिर भाषा शास्त्र कहते हैं, या फिर व्याकरण कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा, व्याकरण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? बताइए आप लोग,
बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, यह वाक्य जो है किस प्रकार का है? इच्छावाचक वाक्य है, या फिर संकेतवाचक वाक्य है, या फिर विस्मयवाचक वाक्य है, या फिर संदेहवाचक वाक्य है? बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, यह जो है किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी का है, या फिर बच्चन सिंह का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है? बताइए आप लोग, यह कथन जो है किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है बच्चन सिंह का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता? बताइए आप लोग, कौन सा संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता? शोक, हर्ष, गर्व, या फिर अमर्ष? तो संचारी भाव के अंतर्गत शोक नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है। निम्नलिखित शब्दों में यानी कि इस जो 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द जो है फारसी भाषा का है, वह कौन सा है? कबूतर है, या फिर कठफोड़वा है, या फिर मोर है, या फिर कौवा है? तो फारसी भाषा का जो शब्द है वह है कबूतर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है स्त्रीलिंग है? सौभाग्य है, या फिर मस्तक है, या फिर इच्छा है, या फिर नृत्य है? तो स्त्रीलिंग जो शब्द है वह है इच्छा, बाकी तीनों शब्द जो है पुल्लिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। नागरिक पचाड़ी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, नागरिक पचाड़ी पत्रिका के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक कथन जो है गलत है, उसे हमें बताना है। तो 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ, तो यह कथन जो है सही है। 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। बताइए आप लोग, यह पत्रिका जो है नागरिक पचाड़ी पत्रिका जो है 1920 ईस्वी में मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी, यह कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि यह पत्रिका जो है 1920 ईस्वी से नहीं 1907 ईस्वी से त्रैमासिक से प्रत्येक मास में यानी कि हर महीने प्रकाशित होने लगी। यह मुख्यतः जो है शोध पत्रिका है, यह कथन सही है। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे, यह भी कथन सही है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, या फिर मदन मोहन मालवीय ने की थी, या फिर श्याम सुंदर दास ने की थी, या फिर महात्मा गांधी ने की थी? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक पुस्तक जो है लक्ष्मीकांत वर्मा की है? कविता के नए प्रतिमान, या फिर नई कविता के प्रतिमान, या फिर नई कविता स्वरूप और समस्याएं, या फिर कविता में साक्षात्कार? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई कविता की प्रतिमान जो है लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर मुक्तिबोध ने, या फिर रामविलास शर्मा ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो वह दिए थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग, विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, या फिर कहानी है, या फिर व्यंग है, या फिर डायरी है?
इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा विकलांग श्रद्धाकार दौर जो है किसकी रचना है, यह जो है हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक निबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, लज्जा राम शर्मा का उपन्यास कौन सा है। बताइए आप लोग लज्जा राम शर्मा का उपन्यास कौन सा है। आदर्श हिंदू है, या फिर सरकारी नारा है, या फिर गुप्त गोदना है, या फिर राधाकांत है। तो लज्जा राम शर्मा का जो उपन्यास है वह है आदर्श हिंदू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि गुप्त गोदना जो है किसका उपन्यास है, यह जो है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। जबकि राधाकांत जो है किसका उपन्यास है, राधाकांत जो है बाबू ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है। बताइए आप लोग मयंक मंजरी जो है किसके द्वारा लिखित नाटक है। गोपाल राम गहमरी के द्वारा, या फिर दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा, या फिर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो मयंक मंजरी जो है किसकी रचना है, तो मयंक मंजरी जो है किशोरी लाल गोस्वामी की नाटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। बाहर की बोली को, या फिर गंवारी भाषा को, या फिर भाखापन को, या फिर तत्सम शब्द को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को बाहर की बोली, गंवारी और भाखापन से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी, जबकि तत्सम से को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वीर सिंह का वृत्तांत किसकी रचना है। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, या फिर इंसा अल्लाह खां की रचना है, या फिर लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तो बताइए आप लोग वीर सिंह का वृत्तांत जो है किसकी रचना है। तो वीर सिंह का वृत्तांत जो है किसकी रचना है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन तीसरा सप्तक का कवि नहीं है। बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। विजय देव नारायण शाही नहीं है, या फिर केदारनाथ सिंह नहीं है, या फिर नरेश मेहता नहीं है, या फिर प्रयाग नारायण तिवारी नहीं है। तो तीसरा सप्तक के जो कवि हैं वह है विजय देव नारायण शाही, केदारनाथ सिंह और प्रयाग नारायण तिवारी। जबकि नरेश मेहता जो है तीसरा सप्तक के कवि नहीं बल्कि दूसरे सप्तक के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। मतदान केंद्र पर झपकी किसकी रचना है। बताइए आप लोग मतदान केंद्र पर झपकी जो है किसकी रचना है। केदारनाथ सिंह की रचना है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, या फिर कुंवर नारायण की रचना है। तो मतदान केंद्र पर झपकी किसकी रचना है, तो यह जो है केदारनाथ सिंह की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह रचना जो है मतदान 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी काव्य पंक्ति है। बताइए आप लोग यह काव्य पंक्ति जो है किसकी है। धूमिल की है, या फिर त्रिलोचन की है, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, या फिर मुक्तिबोध की है। तो यह काव्य पंक्ति जो है धूमिल की रचना मोची राम काव्य रचना है से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। किसकी काव्य पंक्ति है, यह जो है धूमिल कवि की काव्य पंक्ति है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। खबर का मुख विज्ञापन से ढका है के रचनाकार कौन है। बताइए आप लोग खबर का मुख विज्ञापन से ढका है किसकी रचना है। वीरेन डंगवाल की रचना है, या फिर मंगलेश डबराल की रचना है, या फिर लीलाधर जगूड़ी की रचना है, या फिर गंगा प्रसाद विमल की रचना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इसके रचनाकार जो है वह कौन है, तो वह है लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। बताइए आप लोग कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। 1850 से, या फिर 1900 ईस्वी से, या फिर 1920 ईस्वी से, या फिर 1950 ईस्वी में।
इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा, कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग जो है 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए आप लोग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या फिर सी राजगोपालचारी थे, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन थे? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक जो है महात्मा गांधी जी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नहीं बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य रूप से किसान, मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं केदारनाथ सिंह, या फिर कुंवर नारायण, या फिर रघुवीर सहाय, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य रूप से किसान, मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कविता का गाधी कहा है? बताइए आप लोग, भवानी प्रसाद मिश्र को किसने जो है कविता का गाधी कहा है? मुक्तिबोध ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर उदय प्रकाश ने, या फिर बच्चन सिंह ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गाधी जो है उदय प्रकाश जी ने कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग्वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। मुक्तिबोध की आरंभिक कविताओं में, या फिर नरेश मेहता की आरंभिक कविताओं में, या फिर उदय प्रकाश की आरंभिक कविताओं में, या फिर धर्मवीर भारती की आरंभिक कविताओं में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेश मेहता की आरंभिक कविताओं में ऋग्वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित सर्वप्रथम रचना कौन सी है? राम के प्रति है, या फिर तुमने कहा था, या फिर युगधारा, या फिर तालाब की मछलियां? तो नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित जो सर्वप्रथम रचना है वह है राम के प्रति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह कविता जो है सन 1935 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। किसने प्रपद्यवाद आंदोलन को एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद माना है? रामविलास शर्मा ने, बच्चन सिंह ने, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चन सिंह ने प्रपद्यवाद आंदोलन को एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर बच्चन सिंह ने कहा है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है? तो त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण कवि का वास्तविक नाम क्या बताया है? पतिराम, मनीराम, राधे श्याम, या फिर घनश्याम? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण कवि का वास्तविक नाम जो है घनश्याम बताया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि गणपत चंद्र गुप्त ने भूषण कवि का वास्तविक नाम जो है पतिराम, मनीराम बताया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। वृत्ति विचार किसकी रचना है? सुखदेव मिश्र की रचना है, चिंतामणि की रचना है, या फिर देव कवि की रचना है, या फिर भिखारी दास की रचना है? तो वृत्ति विचार किसकी रचना है? तो वृत्ति विचार जो है सुखदेव मिश्र की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किसने होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया है? रसलीन ने, या फिर पद्माकर ने, या फिर भिखारी दास ने, या फिर कुलपति मिश्र ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर ने होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन जो है रस विभोर होकर किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने देव के कुल कितने ग्रंथ माने हैं?
15 ग्रंथ माने हैं, 16 ग्रंथ माने हैं, 72 ग्रंथ माने हैं या फिर 70 ग्रंथ माने हैं। तो शिव सिंह सेगन ने देव कवि के कुल ग्रंथों की संख्या 72 माने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव कवि के ग्रंथों की संख्या जो है 23 मानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या फिर शांत रस है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवी द्वारा रचित जो रचना है वह है किरातार्जुनीयम, इसका जो प्रधान रस है वह है वीर रस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, कला परिच्छेद जो है किसकी रचना है? कालिदास की रचना है या फिर भवभूत की रचना है या फिर दंडी की रचना है या फिर भारवी की रचना है? तो कला परिच्छेद जो है किसकी रचना है? यह जो है दंडी की रचना है। दंडी की जो अन्य महत्वपूर्ण रचना है वह है 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? बताइए आप लोग, प्रसन्न राघव जो है किसकी रचना है? जयदेव की रचना है या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है या फिर निराला की रचना है या फिर माधव प्रसाद मिश्र की रचना है? तो प्रसन्न राघव जो है जयदेव की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस रचना में जो है भगवान राम की कथाओं से संबंधित यह एक नाट्य ग्रंथ है। कौन? प्रसन्न राघव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि माघ का कौन सा नाटक अपूर्ण है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक नाटक अपूर्ण है जो महाकवि माघ का है? प्रतिमा नाटक या फिर अभिषेक नाटक या फिर अभिमारक नाटक या फिर चारुदत्त नाटक? तो चारुदत्त नाटक जो है एक अपूर्ण नाटक है जो महाकवि माघ का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल है या फिर संदीप रावत है या फिर मोहन लाल बाबुलकर है या फिर डॉक्टर गोविंद चातक हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के जो लेखक हैं वह है मोहनलाल बाबुलकर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना कहलाता है या फिर अभ्यर्थना कहलाता है या फिर अनुष्ठान कहलाता है या फिर मंत्रणा कहलाता है? किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना जो है अनुष्ठान कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अदृश्य का विलोम कौन सा होगा? बताइए आप लोग, अदृश्य का कौन सा विलोम शब्द है? लौकिक है, अलौकिक है, दृश्य है या फिर रहस्य है? तो अदृश्य का जो विलोम होगा वह होगा दृश्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए आप लोग, प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति होगा या फिर संवृत्ति होगा या फिर निवृत्ति होगा या फिर अनुरिक्त होगा? तो प्रवृत्ति शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह होगा निवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? बताइए आप लोग, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? अशोक मौर्य के शिलालेख में या फिर चंद्रगुप्त के शिलालेख में या फिर हर्षवर्धन के शिलालेख में या फिर जयभट्ट के शिलालेख में? तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रबंध द्वारा लिखित रचना है वह है हिंदी नवरत्न, जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह मिश्र बंधुओं का आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसमें जो है किस कवि को स्थान नहीं मिला है? सूरदास को या फिर गोस्वामी तुलसीदास को या फिर मलिक मोहम्मद जायसी को या फिर केशवदास को? तो हिंदी नवरत्न में जो है मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मला जैन की कृत कथा समय में तीन हमसफर कौन है?
कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा है या फिर उषा प्रियमदा, मधु कांकरिया, अनामिका है या फिर मन्नू भंडारी, सूरबाला, नासिरा शर्मा है या फिर कृष्णा सोबती, सूरबाला, मेहरुन्निसा, परवेज हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 हमसफर जो है कृष्णा सोबती हैं। कौन कौन है? कृष्णा सोबती हैं, मन्नू भंडारी हैं और उषा प्रियमदा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। निर्मल वर्मा का उपन्यास है, बताइए आप लोग इनमें से कौन सा उपन्यास? एक जो है निर्मल वर्मा का है, पटरंगपुर पुराण है या फिर लेकिन दरवाजा है या फिर खिलेगा तो देखेंगे है या फिर अंतिम अरण है। तो निर्मल वर्मा का जो उपन्यास है वह है अंतिम अरण, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि पटरंगपुर पुराण यह किसकी रचना है? यह जो है मृणाल पांडे का उपन्यास है। खिलेगा तो देखेंगे यह किसका उपन्यास है? यह जो है विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। लेकिन दरवाजा किसका उपन्यास है? तो यह जो है पंकज बिष्ट का उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? कैंसर के विषय में या फिर तापेदिक के संबंध में या फिर हृदय रोग के संबंध में या फिर मलेरिया और कालाजार के संबंध में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेरिया और कालाजार के संबंध में डॉक्टर प्रशांत जो है रिसर्च करना चाहता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान के संदर्भ में कौन सा कथन या तथ्य गलत है उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, यह जो है गोदान के संदर्भ में कथन जो है सही है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, यह भी कथन जो है किसके संबंध में? गोदान उपन्यास के संदर्भ में सही है। मानव त्रासदी का भास है, यह भी कथन जो है गोदान उपन्यास के संबंध में सही है। जबकि उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, यह कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस उपन्यास में जो है मूलतः मालती की कथा नहीं है, बल्कि जो है होरी नामक किसान के पात्र के माध्यम से उस समय के जो जमींदारी प्रथा था उसके बारे में उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है उसे हमें बताना है। एक जमीन अपनी, परती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक जमीन अपनी यह उपन्यास जो है फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, बल्कि किसका उपन्यास है? यह जो है मृदुला गर्ग का उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? मिश्र बंधु की है, आचार्य शुक्ल की है, महादेवी वर्मा की है, फिर जयशंकर प्रसाद की है। तो यह पंक्ति जो है किसकी है? यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शाकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रेमचंद की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर आचार्य शुक्ल की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की है। तो यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो है सरोज स्मृति से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? अंचल कवि ने, या फिर सुमित्रानंद पंत ने, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, केचुआ छंद का प्रयोग जो है किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताओं में किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में छाया पढ़ने का छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? बताइए आप लोग। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तो यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, छायावाद के संबंध में।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उसे हमें बताना है। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, तो यह कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि यह संग्रह जो है 10 खंडों में नहीं 8 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित है, यह कथन सही है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है, यह भी कथन सही है। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है, यह भी कथन जो है कविता कौमुदी के संदर्भ में सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 खंड नहीं बल्कि 8 खंडों में विभक्त है यह रचना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्त सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या फिर हरिऔध ने। तो राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्त सर्वेश की कहकर इसकी वंदना जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि के नाम से या फिर नागरी दास के नाम से? तो महाराज सावंत सिंह जो है साहित्य के क्षेत्र में नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस रचना में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश पाया जाता है? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन में, या फिर पौमचरियु में, या फिर शब्दानुशासन में, या फिर संदेश राशक में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह बताइए आप लोग किसका ग्रंथ है? यह हेमचंद का ग्रंथ है। यह एक जो है बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नय चक्र किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? बताइए आप लोग, नय चक्र जो है किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? शालिभद्र सूरी का है, या फिर देवसेन का है, या फिर अशोक कवि का है, या फिर विजय सेन सूरी का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नय चक्र जो है देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? बताइए आप लोग, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था, या फिर विष्णु शंकर था, या फिर नीलकंठ था, या फिर पूरन भगत था? तो मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम जो था वह था विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? बताइए आप लोग, तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? कवितावली है, विनय पत्रिका है, वैराग्य संदीपनी है, या फिर रामचरितमानस है? तो तुलसीदास की प्रथम रचना जो है वह है वैराग्य संदीपनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि इनकी पहली जो रचना है वह है कवितावली। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सखी संप्रदाय को कहा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, या फिर अष्टछाप संप्रदाय? तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। इसका एक अन्य नाम जो है वह है टट्टी संप्रदाय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। मुखड़ा क्या देखें किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र का है, या फिर अमृत राय का है, या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, या फिर भैरव प्रसाद गुप्त का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मुखड़ा क्या देखे, यह उपन्यास जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह उपन्यास जो है दलित मुस्लिम परिवार की जीवन गाथा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन प्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? बताइए आप लोग, इंडियन प्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? चिंतामणि घोष ने किया था, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था, या फिर सेठ गोविंद दास ने किया था, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था? तो इंडियन प्रेस की स्थापना जो है 1984 ईस्वी में चिंतामणि घोष जी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? बताइए आप लोग, छत्तीसगढ़ मित्र
पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? काशी से, या फिर प्रयाग से, या फिर रायपुर से, या फिर जबलपुर से। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन जो है रायपुर से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके संपादक जो है माधवराव स्प्रे थे। यह पत्रिका जो है मासिक पत्रिका थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? सिया राम शरण गुप्त की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो चित्रधार किसकी रचना है? तो चित्राधार किसकी रचना है? तो चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 देख। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक वर्ण जो है हिंदी की कंठ ध्वनि है? बड़ी ई है, ता है, या फिर फा है, या फिर हा है। तो हा जो है हिंदी की कंठ ध्वनि है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताइए आप लोग अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें जो है अन उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? सोरठा में, या फिर दोहा में, या फिर वरवय में, या फिर चौपाई में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं जो है वरवय छंद में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा जल में कौन सा समास है? बताइए आप लोग जो है गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर अव्ययीभाव समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। तो गंगा जल में जो है तत्पुरुष समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास है गंगा जल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यौगिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? बताइए आप लोग यौगिक क्रियाएं जो हैं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, या फिर 5 प्रकार की। तो यौगिक क्रियाएं जो है 4 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रियाएं, दूसरा है संयुक्त क्रियाएं, तीसरा है अनुकरणात्मक क्रियाएं, चौथा है नाम धातु क्रिया। ये 4 यौगिक क्रियाएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? बताए लोग इनमें से कौन एक जो है किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? राजेंद्र यादव ने, धर्मवीर भारती ने, अज्ञे ने, या फिर भीष्म साहनी ने। तो राजेंद्र यादव ने, धर्मवीर भारती ने और अज्ञे ने, इन तीनों ने जो है पत्रिका का संपादन किया है, जबकि भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? अलंकार संप्रदाय के, या फिर ध्वनि संप्रदाय के, या फिर रीति संप्रदाय के, या फिर औचित्य संप्रदाय के। बताइए आप लोग मम्मट जो है किस संप्रदाय के आचार्य कवि हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा मम्मट जो है ध्वनि संप्रदाय के आचार्य कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं? मोहन राकेश हैं, या फिर राजेंद्र यादव हैं, या फिर कमलेश्वर हैं, या फिर हिमांशु जोशी हैं। तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक जो है वह है कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 95 है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम यह अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह जो है किस नाटक की पंक्ति है? बताइए आप लोग यह कथन जो है किस नाटक से लिया गया है? जनमेजय का नाग यज्ञ से, या फिर एक घूंट से, या फिर कामना से, या फिर ध्रुव स्वामी से। ये जितने भी नाटक है जयशंकर प्रसाद के नाटक है। एक घूंट जो है इनका एकांकी है। यह कथन जो है ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का स्त्री प्रधान नाटक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हरिणा हरिभ्याम हरिभी, हरिणा हरिभ्याम हरिभी किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? पंचमी विभक्ति, या फिर चतुर्थी विभक्ति, या फिर तृतीय विभक्ति, या फिर सप्तमी विभक्ति। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सप्तमी
सप्तमी तृतीय विभक्ति के रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नंदी पाठ, विश्वकंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग मिलता है? हनुमान नाटक में, या फिर शाकुंतला नाटक में, या फिर करुणाभरण नाटक में, या फिर आनंद रघुनंदन नाटक में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आनंद रघुनंदन नाटक में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षी है गिरिधवल हिमाचल, इस उदाहरण में कौन सा काव्य दोष है? कर्ण कटु काव्य दोष है, या फिर न्यून पदत्व काव्य दोष है, या फिर ग्राम्यत्व काव्य दोष है, या फिर अधिक पदत्व काव्य दोष है? तो इसमें जो है अधिक पदत्व काव्य दोष है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द कौन सा है, उसे हमें बताना है। अंगूर है, आग है, या फिर केला है, या फिर अमरूद है? तो फारसी भाषा का जो शब्द है वह है आग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक बोली जो है ओकार बहुला नहीं है? ब्रजभाषा नहीं है, कन्नौजी नहीं है, खड़ी बोली नहीं है, या फिर बुंदेली नहीं है? जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।